इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रटो चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज या फिर उनके जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स थे या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल थी, जैसे वो जिन घरों में रहते थे, सिटाडेल के बारे में हमने पढ़ा था, लोअर टाउन के बारे में पढ़ा था हमने, और हमने फिर ग्रेट बात किया। वैसे हमने बहुत कुछ के बारे में पढ़ा था टिल सब टॉपिक 3 हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग सब टॉपिक 4 से कंटिन्यू करेंगे आज का चैप्टर फ्रॉम द टॉपिक ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पे आप हमें ऐसे फीडबैक्स भी दे सकते हो जो हम आगे के सारे वीडियोस में इम्प्लीमेंट करके ये टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस को थोड़ा बेटर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। 4.1 बरियल्स। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जनरली डिस्कवर किया था, उन्होंने बहुत ऐसे सर्टन स्ट्रैटेजीज को डिस्कवर किया था जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो पीपल के बिटवीन में था उनके बारे में वो लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे थे। ये जो विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर देखा जाता था, ये कैसे उनको पता चलता था। दे ट्राई टू स्टडी द बरियल्स। आपको याद ही होगा या फिर आपको इस मैटर के बारे में पता होगा कि इजिप्ट में बहुत विशाल या बड़े पिरामिड्स देखे जाते हैं। तो ये जो पिरामिड्स होते ये ना हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी थोड़े पहले के हैं, थोड़े कंटेम्प्रेरी एरा में आते हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी। वहाँ पे भी ऐसे कई सारे रॉयल बरियल्स थे जो एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ को रखते थे बरीड विद द डेड। एट द बरियल्स इन हड़प्पन साइट the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. तो जैसे इजिप्ट में आपने देखा कि वहाँ पर वो लोग बड़े बड़े ये बनाते थे पिरामिड्स टू ऑनर द डेड, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में थोड़ा अलग होता था। उनको ना बरियल्स जो होते थे वो ना पिट्स में होते थे, और यहाँ पे उन पिट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस देखा जाता था। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस जो स्पेस होता था, जो पिट्स में एक स्पेस होता था, वो स्पेस को हॉलो आउट करके ब्रिक से लाइन किया जाता था। देयर वर सम ग्रेव्स दैट कंटेन्ड पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। तो यहाँ पे मतलब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ग्रेव्स के, जहाँ पे डेड के साथ पॉटरी और ऑर्नामेंट्स को भी दफनाया गया था। देयर वर समटाइम्स लाइक केसेस वेयर ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन द बरियल्स विद बोथ मेन एंड वुमेन। ये मिड 1980s का एक एग्जाम्पल है। इट्स अ सेमेंट्री इन हड़प्पा। वहाँ पे ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स जो थे जैस्पर, बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर स्कल ऑफ अ मेल। मतलब ये ज्वेलरी जो थी, जो 3 प्रकार के शेल रिंग से बनी थी, वो एक्चुअली एक मतलब मेल स्कल के पास देखा गया था। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़के ज्वेलरीज पहनती थी, तब के टाइम पे लड़के भी ज्वेलरीज पहनते थे, उनके भी अपने शौक थे। इन सम इंस्टेंसेस वी कैन फाइंड डेड्स वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। तो मतलब जैसे आप फिगर 1.11 में देख सकते हैं, ऐसे कॉपर मिरर्स कुछ डेड रिमेन मतलब डेड पीपल के बरियल साइट्स में देखे भी गए हैं। बट ऑन अ होल हम लोग ये समझ सकते हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ में आया है कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड एज दे मोस्टली डिड नॉट बिलीव इन आफ्टर लाइफ। 4.2 लुकिंग फॉर लग्जरीज। आप फिगर 1.12 में देख सकते हो अ फियांसे पॉट। ये थोड़े से टफ होते हैं बनाने को। ये इनका जो बिल्ड स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ग्राउंड सैंड या सिलिका को कलर और गम के साथ मिक्स किया जाता है और उसको फायर किया जाता है, मतलब उसको हीट किया जाता है। उसके बाद उसे शेप में ला के फियांसे पॉट्स बनते हैं। बिलीव किया जाता है कि ये सब परफ्यूम्स के लिए यूज़ होते थे, मतलब लाइक इट वॉज सॉर्ट ऑफ लग्जरी, इट वॉज नॉट सो ईजीली फाउंड। अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे इनके बारे में। अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। तो जैसे अभी हमने पहले देखा सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते थे। तो पहला वे क्या होगा, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी कि बरियल्स देखते थे
कि उनको किस टाइप से बरी किया गया है, या फिर उनके बरियल, उनके पिट का कंडीशन क्या है, उनके साथ कोई ज्वेलरी रखी गई है कि नहीं, वैसे उनको पता चलता था। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या होती थी, आर्टिफैक्ट्स को देखना। आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्टिफैक्ट्स को दो टाइप में डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करते थे, या फिर उनको डिफ्रेंशिएट करते थे। कैसे, एक होता था यूटिलिटेरियन, एक होता था लग्जूरीज। तो यूटिलिटेरियन से आपको पहले ही पता चलता है, यूटिलिटी आइटम्स होते हैं जो डेली यूज़ में काम आते हैं, हाँ। और जो लग्जूरीज होते थे वो मतलब रिच पीपल यूज़ करते थे, रॉयल फैमिलीज यूज़ करते थे, या फिर बहुत रेयरली देखा जाता था। द फर्स्ट कैटेगरी जो एक्चुअली यूटिलिटेरियन है, includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay। तो ये सब जो होते थे, मतलब जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स होते थे वो स्टोन से, क्ले से, या फिर जो इजीली मिल जाते हैं ना वैसे मटेरियल से बनते थे। दिस इंक्लूडेड क्वर्न्स, पॉटरीज, नीडल्स एंड फ्लैश रबर्स। फ्लैश रबर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे जो थोड़े एजड लोग होंगे उनके आप देखते होंगे, वो लोग अपने पैर के एजेस पर एक रब करते होंगे सैंडस्टोन या एक स्टोन को, वो होते हैं फ्लैश रबर्स। दे आर जस्ट बॉडी स्क्रबर्स एंड एक्सेट्रा एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। तो जो अगर आप यूटिलिटेरियन आइटम्स को देखोगे वो इजीली पूरे के पूरे सेटलमेंट्स में कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। पर आप जब लग्जरीज में आते हो, लग्जरीज आर रेयर टू फाइंड और रेयर टू मेक, as the making cost was quite costly and everyone couldn't afford it. Non-local materials or with complicated technologies these were made. Example जो मैंने आपको पहले दिया था वो लिटिल पॉट ऑफ फियोन्स का, तो यहाँ पे अभी उसका बिल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ कि वो कैसे बनता है। These were probably considered precious because they were difficult to make। तो मतलब ऐसे भी होता था कि अगर उनमें जो रॉ मटेरियल है उसका मतलब दाम कम हो, मतलब रॉ मटेरियल यूज़ हुआ उसका दाम कम है, पर ये चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगती है, मेहनत लगती है, तो फिर भी उसको हम लोग लग्जरी मानते हैं, क्योंकि उसको बनाते लोग कम होंगे और उसका सेल कम होगा, जिस कारण वो बहुत रेयरली फाइंड आउट हुआ हो, मतलब फाइंड किया जाएगा लोगों से। मतलब अभी के टाइम पे लोग कौन हुए, आर्कियोलॉजिस्ट। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी अ आर्टिकल ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल होल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फियोन्से। यहाँ पे आप ना ऐसे भी देख सकते हो कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मतलब वो चीज़ डेली यूज़ की है पर वो फिर भी रेयरली मिलता होगा। जैसे कि आप क्या देख सकते हो, मतलब आपको एक करंट लाइफ एग्जांपल ले, तो जैसे आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स होंगे, अगर आपको इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फो हो तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर की जो वायरिंग होगी ना वो गोल्ड और सिल्वर वायरिंग से बनती है। बट अभी आपको सुन के कैसा लग रहा होगा कि ये कितने महंगे होंगे, दिस आर लग्जरी। पर आज के डेट पे जिनको मतलब पढ़ाई करनी हो या कुछ करना हो, ऑफिस सभी को लैपटॉप्स या ये देता है, कंप्यूटर्स देता है। पहले के टाइम पे लग्जरी थी, आज के डेट पे लग्जरी नहीं है। सो ये मतलब एक हो जाता है कि मतलब ये रेयर है, इसका बिल्ड कॉस्ट मोर है, मतलब ज़्यादा है, पर अभी ये उतना रेयर नहीं है। पर आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कैसे समझेंगे कि ये चीज़ रेयर थी कि नहीं, मतलब जो 100 साल बाद इसको बारे में ढूंढेंगे उनको समझेगा कि जो गोल्ड होता है वो रेयर होता है, जो नॉर्मल कॉपर होता है वो इतना रेयर नहीं होता। तो 100 साल बाद किसको ये कैसे समझेगा, तो ये कन्फ्यूजन का मैटर रह जाएगा। यहाँ पे पिंक बॉक्स में होर्ड्स के बारे में दिया है। होर्ड्स बेसिकली आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पॉट्स। तो मतलब होर्ड्स क्या हुए, सपोज आप इसे घर में देखते होंगे कि मतलब सबकी मॉम्स ना छुप छुप के पैसे छुपा के रखती है फॉर इमरजेंसी। तो वो क्या हो जाता है, वो लोग पैसे रखते रखते अगर इमरजेंसी ना आए तो वो पैसों का होड़ बन जाता है, वो पैसों का एक बहुत बड़ा बंडल बन जाता है, और फिर जब फाइनली वो लोग निकालते तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। वैसे क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि ज़मीन के नीचे या फिर एक मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर उन लोगों ने बहुत सारे ज्वेलरीज रख दिए थे और उनको वहीं पर रख दिया था, और उनको निकालना भूल गए। जब उनने फाइनली अबैंडन किया सिविलाइजेशन को, वो वहाँ से निकालना भूल गए। सो दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स देम।
अगर आप लोगों ने एक वेब सीरीज़ है नार्कोस, वो आपने देखी हो, तो उसमें भी दिखाया था एक एग्जाम्पल कि मतलब कोलंबिया में गार्डन्स में, फार्म्स में, मतलब लोगों ने ज़मीन के अंडर पैसे गाड़ दिए थे बिकॉज दैट वॉज डर्टी मनी। पर कुछ साल बाद जब आप मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हमारे सिविलाइजेशन, सपोज हमारा सिविलाइजेशन अबैंडन हो गया, सब तबाह हो गया, तो जब 100-150 साल बाद लोग ढूंढेंगे तो उनको वहाँ से होर्ड्स निकलेंगी, कोलंबिया के लैंड्स में से उनको होर्ड्स मिलती और उनको बहुत सारे वहाँ से पैसे या फिर ज्वेल्स या गोल्ड मिलता। ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए। Rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, and are rarely found in the smaller settlements. For example, miniature pots of faience, perhaps used as perfume bottles, are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa. जैसे मैंने बोला था, ये faience के pots ज़्यादातर ऐसा लगता है कि परफ्यूम बॉटल्स के हिसाब से यूज़ होते थे। ये कहाँ पे ज़्यादातर पाए गए, जो मेजर सिटीज़ थे उस टाइम के, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। कालीबंगन जैसे छोटे एरिया में ये सब कहीं नहीं देखा गया था। Gold too was quite rare to find. All the gold jewelry found at Harappan sites was recovered from hoards. तो जो भी हरप्पन साइट में गोल्ड ज्वेलरी मिली है वो सारे ऐसे ही होर्ड्स में से ही मिले, जो लोग शायद से वहाँ पे दबा के गए थे, पर बाद में जब अबैंडन किए उस सिविलाइजेशन को तब निकालना भूल गए, तो वहीं पे रह गया। पॉइंट 5, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हमने मैप 1 में देखिएगा चांदहुडारो को ने मार्क किया था। चांदहुडारो बेसिकली अगर आप मोहनजोदारो से कंपेयर करोगे तो बहुत टाइनी सेटलमेंट था, जैसे कि यहाँ पे आंकड़े दिए हुए। मोहनजोदारो का जो हेक्टर वाला स्पेस, मतलब हेक्टर्स में हम लोग अगर काउंट करें तो उसका लैंडस्केप कैसा था, 125 हेक्टर, पर चांदहुडारो कितना था, जस्ट 7 हेक्टर्स और उससे भी कम। तो एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो बहुत छोटा था। दिस प्लेस वॉज डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो ये जो सारे क्राफ्ट प्रोडक्शंस होते थे या जो फाइन आर्ट्स होते थे, यही सारे काम थे जो चांदहुडारो में होते थे। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, jasper, crystal, quartz and steatite, metals like copper, bronze and gold, and shells, faience and terracotta और burnt clay। तो यहाँ पे जो हमको वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन दिस बीड मेकिंग आर रिमार्केबल, तो यहाँ पे जो वैरायटी है, जो ये सब चीज़ों में यूज़ हुई थी चांदहुडारो में, क्राफ्ट वर्क में जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी उनकी जो वैरायटी, दैट्स रिमार्केबल। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ चीज़ें दी हुई है, ये आप कभी नोट कर सकते हैं कि चांदहुडारो के क्राफ्ट वर्क में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी। तो आप कुछ लिख सकते हैं जैसे कार्नेलियम, जैस्पर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones cemented together. Some of stones with gold caps. तो कुछ स्टोन्स के ऊपर ऐसे गोल्ड कैप भी लगाया जाता था, जैसे आपके डेंटिस्ट अपने आपके दांतों के ऊपर एक गोल्डन कैप लगाते वैसे। शेप्स वर न्यूमरस, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स होते थे, मतलब जो इनका बीड्स होता था, इनके शेप्स भी डिफरेंट टाइप के होते थे। शेप्स के एग्जांपल्स क्या है, डिस्क शेप, सिलिंड्रिकल, स्पेरिकल, बैरल शेप और सेगमेंटेड। इनमें कभी कभी इंसाइसिंग से भी या फिर पेंटिंग से भी डिज़ाइंस किए जाते थे, कुछ कुछ को एच भी किया जाता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग बीड्स डिफर अकॉर्डिंग टू मटेरियल। जो स्टीएटाइट था दैट वाज अ क्वाइट सॉफ्ट स्टोन, तो एज इट वाज अ सॉफ्ट स्टोन इट वाज easy to mold out into whatever shape the craftsman wanted। और मतलब उसका अगर पेस्ट बना के मतलब उसको स्टीएटाइट पाउडर बनाओ तो वो और इजीली भी उससे हम लोग चीज़ें बना सकते थे। मतलब आज के डेट पे भी एक मिस्ट्री है ऑफ एंशिएंट टेक्नोलॉजी कि स्टीएटाइट से माइक्रो बीड कैसे बनते थे। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian
was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. ये एक और आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए कि जो कार्नेलियन का रेड कलर था ये कैसे मिलता था। उसका जो येलो रॉ मटेरियल होता था और बीड्स होते थे, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हीट प्रोवाइड करके उसको हीट किया जाता था, जिससे ये कलर मिलता था। Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing and drilling completed the process. So मतलब अगर आप जो ये क्राफ्ट्स बनाते थे कार्नेलियन से, तो उसके नोड्यूल्स को चिप किया जाता था टू फॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप, जो रफ शेप्स होते थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे, जो मतलब, और फिर उसको फाइनली फ्लेक करके, मतलब फाइनली उसको चिप कर करके और ग्राइंडिंग पॉलिशिंग करके फाइनली मतलब ड्रिलिंग करके उसको फाइनल एक प्रोसेस्ड फॉर्म में हम लोग लाकर उसको एक स्पेसिफिक सा आकार देते थे, पॉटरी या फिर उसको बीड बनाते थे। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चानहुडारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट ढोलावीरा। तो ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए कि चानहुडारो, लोथल और ढोलावीरा में स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले हैं। जो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इन 3 जगह में क्या मिला है, तो आप लिखोगे स्पेशलाइज्ड ड्रिल। आपको ये भी पूछ सकते हैं स्पेशलाइज्ड ड्रिल के मिलने के कौन से एग्जाम्पल्स है, तो आप ये तीनों लिख सकते हैं, चानहुडारो, लोथल एंड ढोलावीरा। अगर आप मैप में देखोगे तो नागेश्वर और बालाकोट आपको कोस्टल रीजन्स में मिलेंगे। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। अभी आप सी कोस्ट में जाओगे तो आपको शेल्स मिलेंगे, तो वही शेल्स ना यहाँ के स्पेशलाइज सेंटर्स होते, मतलब ये उनके स्पेशलाइज सेंटर्स थे। तो आप शेल से क्या बना सकते हो, लैडलेस, बैंगल्स एंड इनलेस। तो इनका यही यूज़ था। तुम्हारे नागेश्वर और बालाकोट में शेल से यही चीज़ें बनती थी, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। तो यहाँ से इन चीज़ों को बनाकर बाहर मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट मतलब तब के टाइम पे जस्ट ट्रेड होता था। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanhudaro and Lothal were taken to large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. तो ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स जो बीड्स होते थे बेसिकली, तो मतलब शेल्स फ्रॉम बालाकोट एंड नागेश्वर एंड बीड्स फ्रॉम चानहुडारो एंड लोथल वर टेकन टू लार्जर अर्बन सेंटर्स लाइक मोहनजोदारो एंड हरप्पा. Identifying centers of production. In order to identify centers of production, archaeologists usually looked for following. तो आर्कियोलॉजिस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होती थी, अगर आप घर पे बैठ के कोई क्राफ्ट वर्क करते हो या DIY करते हो, आपका ऑब्वियसली कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल रहता होगा. आप कागज़ क्रम्बल करके फेंकते होंगे, आपकी क्रेयॉन्स टूटती होगी, पेंट गिरता होगा, आप पानी लेते होंगे. ये सारा जो होता है ना वेस्ट, ये वेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, बिकॉज जहाँ पे ज़्यादा वेस्ट मिलेगा या फिर वेस्ट मटेरियल मिलेगा, वहीं पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि क्राफ्ट वर्क होता था. यहाँ पे उसके बारे में और समझाया है. रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स एंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल. इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क, जो मैंने पहले समझाया आपको. These traces suggest that, apart from small and specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. तो जैसे मोहनजोदारो हरप्पा में ज़्यादा वेस्ट मिला, मतलब वेस्ट मटेरियल मिला, जो ये शायद से छोटे बहुत फ्लेक्स होते थे कार्नेलियन के, या फिर बीड्स के थोड़े बहुत स्कैल्प टुकड़े, ये सब जब ज़्यादा मोहनजोदारो हरप्पा में मिला, तो ये आइडियोलॉजी बनी, मतलब ये आइडिया बना लोगों का बेसिक माइंडसेट कि इन जगहों पे ज़्यादा क्राफ्ट वर्क होता था. Strategies for procuring materials. Clay were locally available. Many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. तो stone, timber and metal, alluvial जो plains थे, उनके बाहर से हमको मतलब उनको import करने पड़ते थे या ट्रेड से लाने पड़ते थे. Terracotta toys, models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स. तो एलुवियल प्लेन से जो चीज़ें आती थी, इस टेराकोटा टॉयज जो होते थे बुल के या फिर ऑक्सन के, ये सजेस्ट करते कि जो
ट्रेड होता था दो लैंड्स के बीच में, ये बेसिकली अगर लैंड रूट की बात किया जाए तो फिर वो बुल्लक कार्ट से होते थे। पर हमको अब ये भी पता है कि वहाँ पे ट्रेड रूट्स के बीच में रिवराइन रूट्स भी थे, तो ट्रेड बेसिकली लैंड से भी होता था और रिवर से भी होता था। मटेरियल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड 6.1 Harappans procured materials for craft production in various ways. For instance, they established settlements such as Nageshwar, Balakot in areas where shell was available. ये यहाँ पे आप एक पेन लेकर या हाईलाइट कर सकते हो कि ये सारे जो सेटलमेंट्स थे ये किस किस चीज़ों को प्रोवाइड करते थे और ये किसके हॉटस्पॉट्स थे। नागेश्वर और बालाकोट कौन सी एरिया मतलब किसके लिए फेमस थी? शेल के लिए। Sites like Shotugai in far off Afghanistan is best source for lapis lazuli. Lapis lazuli basically एक बहुत सुंदर सा blue stone था that was apparently very high value. And Lothal which was near sources of carnelian. तो लोथल में क्या मिलता था? कार्नेलियन। स्टेटाइट कहाँ मिलता था? साउथ राजस्थान में एंड नॉर्थ गुजरात में। और मेटल बेसिकली कहाँ से मिलता था? राजस्थान से। आज के डेट पे राजस्थान, तब उस लैंड एरिया से। Another strategy for procuring raw materials may have been to send expedition to areas such as Khetri region of Rajasthan for copper and South India for gold. So ये खेतरी रीजन में आज के डेट पे बोलते हैं कि खेतरी माइंस आर क्वाइट फेमस फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया में गोल्ड। तो इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वो लोग अपनाते थे कि वो लोग एक्सपीडिशंस भेजते थे ऐसे एरियाज में जो खेतरी या फिर साउथ इंडिया, कि वहाँ से वो लोग गोल्ड और कॉपर लाए। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर विथ इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हरप्पन पॉटरी and unusual wealth of copper objects. It is possible that inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. तो ये जो खेतरी एरिया में नागेश्वर जोधपुरा कल्चर है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बहुत डिस्टिंक्टिव पाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट प्रकार की नॉन हरप्पन पॉटरी मिलती थी और एक अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स दिखता था। तो ऐसा हम लोग अटकलें या फिर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये रीजन जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का जो रीजन था ये हरप्पन्स को कॉपर सप्लाई करता था। ये मैप 3 है, यहाँ पे कुछ प्लेसेस मैंने मार्क किए हुए। अगर एशिया का मैप देते हैं तो ये आपके मैप मार्किंग के लिए या मैप पॉइंटिंग के लिए क्वाइट यूजफुल प्लेसेस है, तो आप इन्हें प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। कौन से एरिया से ये? मेसोपोटामिया, डिलमन, मगन, मेलुहा, हरप्पा, लोथल। 6.2 कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। कॉपर जो था वो बेसिकली ना ओमान से लाया जाता था, ऐसे लोग सोचते हैं। ओमान अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप में था सिचुएटेड। Chemical analysis have shown that both Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel suggesting a common origin. तो ये कैसे समझा कि मतलब ओमान से कॉपर लाया जाता था हरप्पा में? बिकॉज जो ओमानी कॉपर था और जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स थे दोनों के अंदर निकल के ट्रेसेस पाए गए जिनका ओरिजिन सेम है। These are the other traces of contact as well. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay, has been found at Omani sites. तो ओमान में भी ऐसे बिग टाइप मतलब बहुत बड़े बड़े लार्ज वेसल्स देखे गए जो काले कलर के क्ले से कोटेड होते थे। ये ना लिक्विड के पर्कुलेशन में हेल्प करते थे, तो ये ओमानी साइट्स में मिलते थे। तो मतलब हरप्पा में दिखते थे, हरप्पा में आपको दिखते थे ये ओमानी कॉपर और आपको ओमान में क्या दिखते थे? हरप्पा के बड़े बड़े ब्लैक कलर्ड जार्स। हरप्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं या इट इज़ पॉसिबल कि हरप्पन्स ने जो इस
लिक्विड्स थे, मतलब जो लिक्विड इसके अंदर रहता था इस जार के अंदर, उससे ओमानी कॉपर के लिए एक्सचेंज किया। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd millennium BC refer to copper coming from a region called मगन। तो आप ये सोच सकते हो बिकॉज मगन मतलब ओमान से कॉपर आता था, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ना एक एरिया था जिसको ऐसे मतलब मेंशन करते थे मगन, तो आप कह सकते हो मगन इज बेसिकली ओमान। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर वाज फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ निकल। तो मेसोपोटामियन साइट्स में भी जहाँ जहाँ कॉपर मिला है उसमें भी ऐसे ट्रेसेस ऑफ निकल्स मिले हैं जो कॉमन ओरिजिन है ओमान के साथ। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन्स नेम्ड डिलमन, मगन एंड मेलुहा, पॉसिबली द हरप्पन रीजन। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, मतलब मेलुहा से क्या मिलता था, मतलब यूजुअली क्या ट्रेड होता था, कार्नेलियन, लैपिस लैजुली, कॉपर, गोल्ड and varieties of wood, timber, hardwood, softwood, rosewood, etc. A Mesopotamian myth says of Meluha, मतलब मेलुहा की मिथ है जो मेसोपोटामियन ओरिजिन रखता है। क्या है ये कि मे योर बर्ड बी दी हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो हम ये एक आइडिया रख सकते हैं कि मतलब हाजा बर्ड वॉज बेसिकली पीकॉक, कि मतलब हाजा बर्ड ऑफ Meluha was traded back to Mesopotamia and was displayed in the royal court or the royal palace in front of the king. It is likely that communication with Oman, Bahrain or Mesopotamia was by sea. Mesopotamian text refers to Meluha as a land of seafarers. So मतलब अगर ओमान के साथ, बहरीन के साथ और मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे ये ना रिवराइन रूट्स में बेस्ड थे, इसलिए आप टेक्स्ट में अगर होता मतलब वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा को रिफ़र किया जाता लैंड ऑफ सी फेरर्स, और बोट एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि आप फिगर 1.20 में देख सकते हो, सील डिपिक्टिंग अ बोट, कितने ब्यूटीफुली एक बोट को डिपिक्ट किया गया है। मतलब उस टाइम पे बोट्स का कंसेप्ट था और ट्रेड के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स। मैं जानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा मतलब ये पार्ट थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, पर अभी ये लास्ट पार्ट मतलब ये अभी लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आज का क्लास यही ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स ना थोड़े से इंटरकनेक्टेड और इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे लिंक छोड़ के ना मतलब आपको मज़ा नहीं आता। सो लेट्स कंटिन्यू। सील्स एंड सीलिंग्स। Seals and sealings were used to facilitate long distance communications. So जो आपके long distance communications या trades होते थे उसमें ना मतलब एक बैग ऑफ गुड लेते थे, उसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भेजा जाता था। उसका जो माउथ होता था उस बैग के, उसको ना रस्सी से बांध कर एक नॉट बांध के कोई थोड़ा सा वेट क्ले लेकर उस पर सील्स बांधे जाते थे, एक से ज़्यादा या फिर एक। अगर ये सील तोड़ा ना जाए, मतलब अगर ये सील उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और उसमें कोई टूट मतलब थोड़ा क्रैक व्रैक कुछ ना आया हो, कोई डिफेक्ट ना आया हो, मतलब उस बैग के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। और ये सील का और एक फ़ायदा क्या होता था, सेंडर के बारे में हमको खबर मिलती थी। जैसे आपने थोड़ी बहुत फिल्में अगर देखी हो जिसमें आईटी रेड या फिर आरबीआई रेड के बारे में दिखाया हो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे वो लोग सील्स बनाते थे, जो अगर रेड करते तो वो ऑफिस में वो लोग वो स्टैंप लगाते हैं, वो थोड़ा सा रबर गिरा के उसको थोड़ा फायर से, वो एक एग्जाम्पल है इसका। 7.2 An enigmatic script. Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and the title of the owner. The motifs, जो usually animals के होते थे, conveyed a meaning to those who could not read. तो ये motifs ना जो मतलब क्या बोलते हैं, जिनसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो अगर ये एनिमल मोटिव्स को देखते थे उन्हें एक मीनिंग समझ में आ जाता था कि इसका सेंडर या ओनर कौन है। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन छोटे होते थे क्योंकि द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शंस कंटेन मोस्टली 26 साइंस।
इट इज़ वाइडली एविडेंट कि ये मतलब एज वी नो कि जो स्क्रिप्ट हो है वो अनडिसाइफर्ड है आज के डेट पे भी, पर ये एविडेंट है कि ये सारे जो स्क्रिप्ट होते थे ये अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं होते, क्योंकि इंग्लिश में भी हमको जितना पड़ा 26 अल्फ़ाबेट्स है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही साइंस थे. दिस साइंस नियर अबाउट 375 to 400. द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. और ये हमें कैसे पता चलता है, जैसे उर्दू है ना राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, वैसे ये भी थे. कैसे हमको पता चलता है कि अगर आप एक एग्जाम्पल हमको दिखाया गया कि अगर एक छोटा सा सील है या फिर एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे सील पे लिखा गया है, तो उन्होंने लेफ़्ट पे बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ा है, मतलब राइट पे बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ा है, पर लेफ़्ट में जब उनकी लाइन ख़त्म होने आ रही है उन लोगों ने वहाँ पे क्रम्बल कर दिया है, क्योंकि वो लोग स्पेस को लैक कर रहे थे. तो यहीं पे वो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज some scripts seal show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. Seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone, rods, even an ancient signboard. अगर आपको याद हो तो ये may have been writings on perishable materials too. तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे perishable materials में भी लिखा जाता है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस टाइम पे लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, पर इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत आज पे नहीं है हमारे पास. 7.3 वेट्स. जो एक्सचेंजेस होते थे दैट वाज बेसिकली रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स. जो वेट होता था that was made up of a stone called chert that was generally cubical and it had no marking. जो छोटे वेट्स होते थे उनका जो नंबरिंग होता था वो बाइनरी होता था, 1 2 4 8 अप टू 12,800. और जो बड़े वेट्स होते थे they followed decimal system. The smaller weights were probably used for weighing jewelries, beads and metal scale pans have too also been found. जो छोटे वेट्स होते थे वो हल्की चीज़ें जैसे ज्वेलरी, बीड्स, ये सब वे करने में ही काम आती थी, और बड़े वेस मतलब टन्स ऑफ ग्रेन्स या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स या फिर वाइन, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होते थे. तो हम यहाँ पे आज का पार्ट कंप्लीट करते हैं. हम अगले पार्ट में टॉपिक 8 से स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट अथॉरिटी. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लास को मेट्स. थैंक यू एंड फिर मिलते हैं. बाय.